Good evening, friends. In the previous lecture, we saw and covered the endogenic forces, that is the internal forces which are related to the earth movements. जो अर्थ के लैंड फॉर्म्स हैं उसमें जो इंटरनल फोर्सेस रोल प्ले करती हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज एंड माउंटेन्स, वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। अब हम ये देखेंगे कि एक बार जब अपना एंडोजेनिक फोर्सेज ने अपना काम करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया या चल भी रहा है स्लोली, तो फिर एक बार उनके बनने के बाद, माउंटेन बनने के बाद या प्लेटू बनने के बाद या वैली बनने के बाद जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो कौन से हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस आज का हमारा ये टॉपिक है। और उसमें वो रिवर अगर कुछ काम कर रही है तो वो कैसे काम कर रही है, विंड कैसे काम कर रही है, सी वेव्स कौन सा लैंड फॉर्म बना रही है, एंड ग्लेशियर्स। अनलाइक एंडोजेनिक फोर्सेस, अनलाइक एंडोजेनिक या इंटरनल फोर्सेस, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो रैपिडली वर्क करते हैं। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स करते तो ये भी मिलियंस ऑफ ईयर्स हैं, पर एज़ कम्पेयर टू इनकी जो रेट है डिग्रेडेशन का या चेंज का वो इनसे ज़्यादा है। सेकेंडली, दे आर मोर ऑफ ए लोकल। ये तो क्या है, पूरी अर्थ पे एक तरह से कॉमन है। आप कहीं भी चले जाइए, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड एंड प्लेट मूवमेंट पूरे अर्थ पे कॉमन है। लेकिन ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं, डिपेंडिंग ऑन द एजेंट एंड टाइप ऑफ लैंड फॉर्म दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द एंडोजेनिक फोर्स, डिपेंडिंग ऑन दैट, ये बिल्कुल लोकली वेरी करते हैं। तो हम कुछ लैंड फॉर्म्स तो देखेंगे ही, जो एजेंट्स हैं उनके हिसाब से कुछ यूनिवर्सल काइंड के लैंड फॉर्म बन जाते हैं, और जो लोकल हैं, जो यूनिक हैं, वो तो बनते ही हैं। तो हम इस चैप्टर में थोड़ा सा उनका ओवरव्यू लेंगे, अदरवाइज ये पूरा कवर करना किसी भी बुक के लिए, किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। तो हम एक, आप बोलते हैं सैंपल देखना बोलते हैं, जिसे वो देखेंगे कि कैसे एजेंट वर्क करते हैं। रिवर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर, ग्रेविटी, ये सब कैसे वर्क करते हैं और वो क्या कॉमन से लैंड फॉर्म बना रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट सारी जगह एग्जिस्ट करेंगे। इसमें ये देखेंगे। फिर हम इसके साथ एक और चीज़ देखेंगे कि कैसे हमने जो अपने जो लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे डेजर्ट है वहाँ पे, या फिर वेटलैंड्स हैं, उन्हें कैसे डिस्ट्रॉय किया है। वेटलैंड या डेजर्ट को ये मान के कि ये वेस्ट लैंड है, और जो अभी न्यूज़ में रहा है कि अटाकामा डेजर्ट जो है चाइल्ड में, चिली जो कंट्री है, वहाँ कैसे उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, कैसे उसकी बायोडाइवर्सिटी को या जो उस लैंड फॉर्म की अपनी अहमियत है उसे ख़त्म कर रहे हैं। ये हम एंड में देखेंगे, जो कि अभी न्यूज़ में था। कई सारे टॉप न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वगैरह ने इस पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो चलो देखते हैं। अभी हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेजर लैंड फॉर्म्स, एक तो हमने देख लिए एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, मिड ओशियनिक रिजेज, ट्रेंचेस, वो सब हो गया। अब ये देखते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं कैसे उन्हें मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो मान लीजिए कोई लैंड फॉर्म बना दिया है, जैसे मान लीजिए एक क्या बना दिया है, प्लेट्यू बना दिया है। इस पर कुछ सनशाइन पड़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, वाटर भी, रेनफॉल भी हो रही है, विंड भी चल रही है, और बहुत सारे फैक्टर, ग्रेविटी इसके अपोजिट काम कर रही है। जो भी यहाँ चीज़ है उसे नीचे लाना चाहती है ग्रेविटी। तो जो प्रोसेसेस जो इसे, इस रॉक को यहीं के यहीं ब्रेकअप कर दें, जैसे कि ब्रेकअप, आप समझिए ब्रेकअप किसे बोलते हैं। मान लीजिए एक रॉक फ्रेगमेंट है जो कि धूप में पड़ा हुआ है, कई सालों तक, कई 100 सालों तक ये धूप में पड़ा रहा। तो क्या हुआ, दिन में इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, नाइट में कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। इससे क्या है, थर्मल कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन की वजह से इसमें क्रैक्स हो जाएंगे। ये क्या है, टूट टाट जाएगा और ये छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। उन छोटे टुकड़ों को ये, इसे क्या बोल देंगे हम, वीदरिंग। ये तो हो गई फिजिकल वीदरिंग। केमिकल वीदरिंग, मान लो पानी पड़ रहा है इस सरफेस पे, और उसमें पानी आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, H2O, तो OH माइनस एंड H+। ये अब मान लीजिए इसमें कैल्शियम है, आयरन है, कोई भी हो, ये सारे के सारे H और OH के साथ रिएक्शन करेंगे, सॉल्व डिजॉल्व होंगे इसमें और नीचे बह के चले जाएंगे। तो अपनी जगह पे जो लूज होना, जो पेरेंट रॉक है जिससे कोई लैंड फॉर्म बना है, उसे क्या बोल देते हैं हम,
वीदरिंग। विदाउट वीदरिंग कुछ नहीं हो सकता है। वीदरिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें ये मटेरियल का रिमूवल होता है उसकी पेरेंट सरफेस से, उसे क्या बोल देते हैं, इरोजन, या फिर आप बोल लीजिए कि उसका ट्रांसपोर्ट है। इरोजन हो गया, एक बार सरफेस से आपने डिटैच कर लिया ये जो भी फोर्सेज हैं विंड एंड वाटर ने, और फिर उसको ये अपने फ्लो के साथ जहाँ भी ले जाना चाहती है वहाँ ले गई, ऑब्वियसली नीचे ले जाएंगी ग्रेविटी के साथ। इरेजन, फिर ये कहीं जाके यहाँ वैली थी मान लीजिए, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, इसे फिलअप कर दिया वैली को, तो ये डिपोजिशन हो गया। तो तीन चीज़ें जब हम एक्सटर्नल फोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली वीदरिंग, इसमें केमिकल एंड फिजिकल दोनों होती हैं। देन इरोजन हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड देन डिपोजिशन, आप कहीं ले जाके उसे डिपॉजिट कर देता है ये। तो ये हो गया, ये बेसिक प्रोसेस हो गई। अब देखते हैं कौन सा एजेंट कैसे काम करता है और कौन से लैंडफॉर्म बना रहा है। सो जैसे मैंने बोला हम यहाँ एक सिर्फ सैंपल टाइप का ही देख सकते हैं और इम्पॉसिबल है किसी के लिए फुल्ली कवर करना, एनसीईआरटी तो छोड़ो किसी के लिए भी। तो अगर वाटर माउंटेन से एक स्ट्रीम, माउंटेन्स में बारिश हुई तेज़, एक स्ट्रीम या पानी की धारा वहाँ से चली और ऐसे प्लेन्स की तरफ बढ़ती गई और वो फाइनली जाके समुद्र में मिल गई। तो पहले कुछ देख लेते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है उसे हेड बोल देते हैं, ऑरिजिन बोल देते हैं। जो इनमें से मोस्ट प्रोबेबली इसमें कई सारी और स्ट्रीम आके मिल रही होंगी इधर उधर से जगह जगह पे, इनको हम क्या बोल देते हैं, ट्रिब्यूटरीज। दे आर ट्रिब्यूटिंग देयर वाटर टू द मेन ब्रांच। और यहाँ फाइनली जब ये समुद्र या वाटर बॉडी में मिलने वाली होती है तो फिर इसका पानी फैलने लगता है स्लोप कम होने की वजह से, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं वाटर को, टरीज। ये तो हो गया बेसिक। और क्या बोल देते हैं इसे, माउथ। माउथ के कई सारे शेप हो सकते हैं, वो डेल्टा भी हो सकता है, एस्चुरी भी हो सकता है, सिंपल एक ही ब्रांच, फुटवर्ड डेल्टा टाइप की भी चीज़ हो सकती है, सिंपल एक ही ब्रांच जाके नदी में मिल जाए वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने ये रिवर का सिंपल जो आप कह लें डायग्राम देख लिया। अब ये अपने कोर्स में जो लैंडफॉर्म्स बनाती हैं उन्हें उनकी बात करते हैं एक एक से। सो मान लीजिए कि रिवर निकली है एक थोड़े से हाई लैंड से और वो ऐसे जा रही है, पानी ऐसे जा रहा है नीचे कूदते हुए। अगर ये रॉक जो है यहाँ पे जिस पे से ये वाटर कूद रहा है इनिशियली, अगर वो हार्ड है तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा या थोड़ा बहुत डिग्रेड होगा, इरोड होगा। अगर ये सॉफ्ट है तो क्या होगा, ये इरोड होके यहाँ पे आ जाएगा, हाइट भी कम हो जाएगी और शिफ्ट भी हो जाएगा पीछे, ये वाला पोर्शन पूरा इरोड होके ये भी इरोड होगा, ये भी इरोड होगा, तो बैकवर्ड भी मूव करेगा और नीचे भी मूव करेगा। अगर ये हार्ड रॉक है तो ये क्या बनाएंगे, बड़े वाटरफॉल, हाई वाटरफॉल्स, ऊंचे वाटरफॉल जिन्हें बोलते हैं हाई वाटरफॉल। जैसे कि ये वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, वेनेजुएला में है ये। कितनी हाइट है इसकी, करीब 1 किलोमीटर ऑफ हाइट। ये प्लीज़ याद रख लीजिए, पिक्चर इसीलिए दिखाई है, ये सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जा चुका है। सारे जितने भी MCQ टाइप एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो प्री हो UPSC का, चाहे अदर प्री हो, जो भी होते हैं, ठीक है, तो हार्ड है। अगर ये सॉफ्ट रॉक है तो क्या होगा, ये रॉक जल्दी ही क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, जल्दी इरोड हो जाएगी। तो इसमें जो वाटरफॉल बनेंगे वो ऐसे ऐसे छोटे वाटरफॉल बनेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कौन से वाटरफॉल, जो हिमालयाज में जो वाटरफॉल हैं, क्योंकि हिमालयाज की जो आउटर लेयर्स हैं या जो आउटर रेंजेस हैं, आउटर जो सरफेस है वो किससे बनी है, सॉफ्ट रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से हिमालयाज की मैक्सिमम आउटर सरफेस बनी है, तो बहुत जल्दी इरोड हो जाती है। इसीलिए हिमालय वर्ल्ड के लार्जेस्ट या हाईएस्ट माउंटेन्स होने के बाद भी वहाँ सबसे बड़े वाटरफॉल्स नहीं मिलते हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट अगर हम वेस्टर्न घाट में जाएं या फिर रांची प्लेटू या छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर शिलोंग प्लेट्यू, इनमें जाओगे आप तो आपको जो वाटरफॉल है वो हाई मिलेंगे, क्योंकि जो रॉक है वो हार्ड है, उसको इजीली कट नहीं कर पाता है वाटर और वो प्लंज होते रहता है। तो वाटरफॉल क्या है, व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन एट ए स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल।
तो ये वाटरफॉल हो गए। सो यहाँ हाईएस्ट वाटरफॉल दे रखा है एंजल वाटरफॉल्स इन वेनेजुएला साउथ अमेरिका। द अदर वाटरफॉल्स आर नायग्रा बहुत फेमस है किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक बार में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा नायग्रा का है। एंड अदर्स आर लोकेटेड इन विक्टोरिया फॉल्स इन ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन द जाम्बेजी रिवर, ऑन द जाम्बेजी रिवर पे ये वाटरफॉल है। सो यहाँ कुछ वाटरफॉल के नाम दे रखे हैं, प्लीज़ एनसीईआरटी के नाम है, हज़ारों लाखों वाटरफॉल हैं, पर जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं वो लोग। जैसे ही नदी प्लेन में आती है हिमालय से निकल के, जैसे ही ये ऋषिकेश से हरिद्वार के मान लो गंजेस बाहर आ गई तो फिर ये स्लोप ज़्यादा नहीं रहता, जो इनिशियली स्लोप बहुत ज़्यादा था वो कम हो जाता है। तो ये क्या है, मीएंडर करने लगता है। वाटर के लिए अगर स्लोप ज़्यादा नहीं है तो वाटर जल्दी से तेज़ी से नहीं बहेगा, एक लाइन में नहीं बहेगा, वो ऐसे कभी मीएंडर वेंडरिंग या मीएंडरिंग करते हुए वो बहने लगता है और उसे हम क्या बोल देते हैं, उसके फ्लड प्लेन, जिनमें ऐसे मीएंडरिंग करते हुए वाटर बहने लगता है। और जब वाटर बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है वो पूरे प्लेन में फैल जाता है, नदी के जो कोर्स है उसके अलावा, ये तो मेंडरिंग हो गई, इसके अलावा इस पूरे प्लेन में फैल जाए जब फ्लड आ रही है, इसे हम फ्लड प्लेन बोल देते हैं। फ्लड प्लेन के जो यहाँ पे ये जो डिपॉजिट कर देती है सेडिमेंट्स का, जो ऊपर की रीचेस से ला रही है अपर रीचेस से, उन्हें हम लेवीज बोल देते हैं। उठी हुई प्लेसेस ये मीएंडर्स हो जाते हैं और इसमें कुछ और लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे ऑक्सबो लेक है या फिर पूल्स बन जाते हैं, प्लंज पूल्स बन जाते हैं, जो आपको यहाँ दिखा रखे हैं। सो यहाँ ये फ्लड प्लेन लेवीज वगैरह की बात की है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये लैंडफॉर्म्स और इनमें आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना आपको मिल जाएगा। पर किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इवन यूपीएससी मेंस में भी इससे ज़्यादा आपसे वो उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बनाने में या उसको याद करने में, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया था कि जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है वो हो गया हेड, और जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके वाटर वो ओशन में मिल रही है उसे हम क्या बोल देंगे, माउथ। तो माउथ पे कई सारी फॉर्मेशन होती हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन डेल्टा की बात मैंने पहले भी की थी, ये जो ग्रीक वर्ड डेल्टा है उससे ही समझ लीजिए लिया गया है। तो उस जैसी एक फॉर्मेशन बन जाती है ट्रायंगुलर, उसे डेल्टा बोल देते हैं। कई बार ये रिफ्ट वैली के थ्रू बहते हुए नदी सीधे ओशन में मिल जाती है, ये पानी भरा हुआ है ओशन का, वो भी कभी कभार इस रिफ्ट वैली में घुस जाता है वो पानी भी ओशन का। तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, ऐसे लैंडफॉर्म्स को एस्चुअरीज। और एस्चुअरीज कौन बनाता है बताइए, रिफ्ट वैली किस नदी, कौन सी नदी रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है इंडिया में, नर्मदा एंड ताप्ती, तो वो दोनों एस्चुअरीज बना देती हैं। और ये एस्चुअरीज भी कि कौन सी नदी, नर्मदा और ताप्ती इवन गंगा से भी ज़्यादा पूछे जाने वाली नदी हैं, क्योंकि जो उनका टिपिकल जो जियोमॉर्फोलॉजिकल या आप क्या लीजिए रिलीफ फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू वो बह रही हैं, वो पर्टिकुलर है इंडिया में, सिर्फ इन दो नदियों के लिए वो यूनिक है, इसलिए ये ज़्यादा पूछ ली जाती है। वर्क ऑफ सी वेव, जैसे वाटर इरोड करता है सतह पे फ्रेश वाटर, वैसे ही जो सॉल्टी वाटर है सी का, वो सी पे जो सी के अराउंड भी, या आप कह लीजिए सी कोस्ट के अराउंड जो भी फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, उन्हें इरोड करता है। पहले तो ये इनमें थोड़ा सा बहुत छेद बना देता है, सी आर्चेज। आपने अगर थाईलैंड वगैरह या उधर का कोई भी पिक्चर्स देखी हो मूवीज़ में, तो आपको दिखेंगे कि उस वाटर के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, सी वाटर के थ्रू, और उसमें बड़े ब्यूटीफुल ऐसे लंबे लंबे से पहाड़ से छोटे छोटे पहाड़ जिन पर पेड़ खड़े हुए हैं वो दिख रहे हैं। कभी कभार वो आर्च टाइप का है, कभी कभार उसमें केव बनी हुई है, तो इन्हें सी आर्च, सी केव एंड स्टेक्स क्या बोल देते हैं। ये घिसते घिसते पूरा ऐसे हो गया और ये रूफ जो है ये टूट गई, तो फिर ये अलग पार्ट हो जाएगा, ये अलग पार्ट हो जाएगा और इसे स्टेक बन जाएगा। सी क्लिफ्स भी होता है एक, कि ये तो हो गया थोड़ा सा वाटर जहाँ चारों तरफ से है, इस जो रॉक बॉडी है या जो सॉलिड सरफेस है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वाटर भरा हुआ हो इस साइड और यहाँ एकदम से बहुत ऊंचा
क्लिफ टाइप की हो तो ये वाटर इरोड करते करते इस सी क्लिफ को पीछे धकेलता रहेगा। सी क्लिफ मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ सी क्लिफ दिख रही है, रिवर का वाटर धीरे धीरे से इरोड कर रहा है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में ये किलोमीटर 2 किलोमीटर रिसीड होती जाएगी। तो ये सी क्लिफ्स हो गई। क्लिफ मतलब एकदम सडन स्टीप राइज या फॉल ऑफ लैंड। तो सी क्लिफ देख ली हमने। देन वर्क ऑफ आइस, जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में काम करता है उससे भी वो ज़्यादा किस फॉर्म में काम करता है, उससे भी अच्छे सॉलिड वे में किस फॉर्म में काम करता है, जब वो एज ए आइस। अब जो आइस या जो माउंटेन्स पे पड़ती है जहाँ टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, 0 डिग्री से कम रहता है, तो वहाँ जो पानी गिरेगा, बरसात होगी, वो किस फॉर्म में होगी, आइस के फॉर्म। वो जम जाएगी, अनलाइक वाटर जो कि फ्लो कर जाता है, और वो धीरे धीरे, क्रीप बोलते हैं आप, घिसटते हुए, आपने कभी आर्मी के जवानों को देखा है, रेंगते हुए नीचे आएगी इस स्लोप की वजह से, और अपने साथ जो भी इसमें पत्थर है, कंकड़ हैं, उनको लेती आएगी। इसमें भी कई सारे, ये तो हो गया मेन ग्लेशियर, मेन ब्रांच, कुछ इसमें ट्रिब्यूटरी ब्रांच भी हो सकती हैं, और फाइनली एंड में आके ये क्या करेगी, ग्लेशियल मोरेंस बना देगी। वो बताता हूँ मैं क्या होता है ग्लेशियल मोरेंस। यहाँ देखिए, एंड में आके अपने ग्लेशियर जब अपनी जर्नी के एंड में पहुँच गया है, तो यहाँ पे क्या है, बर्फ़ पिघलने लग गई है। बर्फ़ पिघलने लग गई है तो बर्फ़ तो पिघल जाएगी, लेकिन जो पत्थर हैं इसके साथ जो आ रहे थे रगड़ते हुए, वो थोड़ी ना पिघलेंगे, वो तो सॉलिड ही रहेंगे। तो यहाँ बर्फ़ पिघलने लग जाएगी, यहाँ से पानी ऐसे फ्लो करने लगेगा, और जो पत्थर हैं वो वहीं के वहीं जहाँ बर्फ़ पिघल गई। अब नाउ द वाटर कैन नो मोर पुश दीज रॉक्स विद इट। तो इसके बाद फिर पानी अलग बहने लगता है, और ये जो बड़े बोल्डर्स जिनको माउंटेन्स में से ये घसीट के ला रही थी बर्फ़, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, इसे हम मोरैन कहते हैं। ऐसे हजारों तरीके के लैंडफॉर्म सिर्फ क्या ग्लेशियर्स ही बनाते हैं। विंड और वाटर तो कई और तरह के बनाते हैं, तो उसमें से एक का एग्जांपल इन्होंने दे रखा है। इसे क्या बोल दिया, एंड में हो रहा है तो टर्मिनल मोरैन, अगर इस साइड में अगर पत्थर छोड़ते आ रहे हैं तो इसे मीडियल मोरैन या लेटरल मोरैन भी बोल देते हैं। और भी 100 तरह के लैंडफॉर्म ये बनाते हैं। सो ये हो गए ग्लेशियल मोरैंस, कई तरह के होते हैं। देन वर्क ऑफ विंड, जैसे हवा पानी बहता है और अपने साथ लूज रॉक को, जो कि वीदरिंग की वजह से हो गई है, उसको अपने साथ ले जाता है। वीदरिंग की वजह से जो लूज रॉक हो गई है उसे अपने साथ ले जाता है, वैसे ही विंड भी ले जाती है। फर्दर आप सोच रहे होंगे विंड क्या कर सकती है, इतना इरोजन कैसे कर सकती है। विंड इरोजन ऐसे करती है, मान लीजिए विंड चल रही है, लेकिन इस विंड के साथ ऑक्सीजन और N2 के साथ क्या है, एक सैंड पार्टिकल भी है। अब ये सैंड पार्टिकल जाके किसी चीज़ से टकराया, यहाँ पत्थर रखा हुआ था, इससे टकराया इस पत्थर से, तो विंड तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी इस पत्थर का इन टर्म्स ऑफ इरोजन कैसे, लेकिन वो सैंड पार्टिकल, यहाँ के जो पार्टिकल लूज पार्टिकल है उसे, या फिर इवन हार्ड वेल वाइंडेड पार्टिकल है उसे लूज कर देगा। तो अब मान लीजिए ये रॉक ऐसे थी शुरू में, और जो विंड चल रही थी ऐसे चल रही थी, तो नीचे की लेवल्स पे विंड के साथ ऑब्वियसली रेत ज़्यादा रहेगी, ऊपर कम रहेगी रेत। विंड की स्पीड सब जगह एक है फिर भी, क्योंकि विंड एक लिमिट तक ही सैंड पार्टिकल को अपने साथ उठा सकती है। तो इस रॉक को नीचे से इरोड कर देगी, ऊपर इसका वही शेप बना रहेगा। तो ये कैसी बन जाएगी फाइनली, ऐसी। इसे हम क्या बोल देते हैं, मशरूम रॉक्स। डेजर्ट क्या होते हैं, जहाँ बारिश कम हो रही है, 25 सेंटीमीटर पर ईयर से कम हो रही है, उन्हें हम ज्योग्राफी में डेजर्ट बोल देते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन है, याद रखिए। तो ये हो गया मशरूम रॉक्स। ऐसे कई सारे लैंडफॉर्म से विंड और सैंड के पार्टिकल एब्रेसिव एक्शन से, एब्रेसिव रगड़ने से, एब्रेसिव एक्शन से अपने साथ बनाते चलते हैं। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है डेजर्ट में, कि डेजर्ट में मैक्सिमम सैंड होती है। अगर हम सारा डेजर्ट की बात करें तो वहाँ सिर्फ 10% एरिया पे ही सैंड ड्यून या सैंड के बड़े पैचेज हैं। बाकी जो 90% एरिया है वो बेयर रॉक है,
उसमें मशरूम रॉक वगैरह फॉर्मेशन होते हैं, बेयर माउंटेन क्लिफ्स हैं और पेवल्स या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर सब जगह बिखरे हुए हैं। 90% ये होता है। तो जो 10% है अगर उसकी बात करें तो उसमें हम सैंड ड्यून्स, सैंड की कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, इनको हम क्या बोल देते हैं, सैंड ड्यून्स। ये मशरूम रॉक देख लीजिए आप, पहले देखिए विंड ने कैसे इसे काटा है, पूरे रीजन में देखिए सब जगह ये कटिंग हो रखी है डिपेंडिंग ऑन द हाइट। सारे कॉलम्स में नीचे से कटिंग हो रखी है और ऊपर टॉप बच रखा है, क्योंकि जो नीचे रेत हवा के साथ उड़ रही है तो नीचे के जो लेयर्स हैं उसमें ज़्यादा रहता है, ऊपर की लेयर में कम है। ये हो गए सैंड ड्यून्स। कई टाइप के हो सकते हैं, बारछांस है, स्टार शेप्ड है, डिपेंडिंग ऑन कैसे विंड चल रही है, कितनी उसकी स्पीड है, क्या रेत की प्रॉपर्टी है, जो सैंड की प्रॉपर्टी है वो क्या है। जैसे यहाँ सैंड ड्यून्स का एग्जांपल दे रखा है, कई सारे मूवीज़ में, कई सारे सॉन्ग्स में सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ये सैंड ड्यून्स तो हो गया कि एक छोटा सा पोर्शन भी आके, ये क्या है हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं, कहीं आके जम गया एक छोटा पोर्शन वो आगे बढ़ रहा है, तो इसे हम तो सैंड ड्यून्स बोल देंगे एक पर्टिकुलर। और ऐसे सैंड ड्यून के बहुत बड़े एरिया में अगर सैंड ड्यून्स जमे हुए हैं तो उन्हें हम लॉयस बोल देते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉयस इज फाउंड इन चाइना। तो ये सहारा में बात नहीं की है, सहारा में ओनली 10% ऑफ द जो लैंड पोर्शन है सहारा का, उस पर ही सैंड ड्यून्स हैं और वो काफ़ी स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक यहाँ सैंड ड्यून का कुछ पैच यहाँ है, कुछ यहाँ है। जो लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉयस इज फाउंड है चाइना का, जो येलो रिवर का जो एरिया है या मंगोलिया वाला एरिया है, उसमें आपको ये सैंड ड्यून ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि इरोजन अच्छी बहुत किया है उस रिवर ने, येलो रिवर ने, और उसने लॉयस जो लूज रॉक्स हैं या आप कह लीजिए ऐसे पार्टिकल रॉक्स के जो कि हवा के साथ उड़ सकें, इतने छोटे, चाहे वो सैंड हो, सिल्ट हो या क्ले हो, तो वो वहाँ बहुत अवेलेबल है। तो वहाँ लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉयस इज फाउंड इन चाइना। ये हो गई बात किसकी, लैंड फॉर्म्स की, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रेविटी अपने आप से काम कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है, आप कहीं गए हैं, जम्मू कश्मीर घूमने चले गए या हिमाचल प्रदेश, और ये रोड बना हुआ है पहाड़ काट के, आपने इसके बेस को थोड़ा सा वीक कर दिया, ऑलरेडी कटिंग करके ऐसे रोड बनाया आपने, फिर पता चला कि इस वाली लेयर में थोड़ा सा पानी भी इंक्लूड कर गया और उसने ये जो शियर स्ट्रेस थी जो झेल पा रहा था पहाड़, वो कम कर दी और पूरा का पूरा ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया। ऐसे क्या बोल देते हैं हम, लैंडस्लाइड। वैसे तो ये कैटास्ट्रॉफिक में क्लासिफाई कर देते हैं, पर लैंडस्लाइड किसी भी वजह से हो सकती है। अर्थक्वेक भी लैंडस्लाइड को जन्म दे सकता है, हैवी रेन भी लैंडस्लाइड को जन्म दे सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फैक्टर से इसे, ये किस फैक्टर की वजह से हो रही है। तो ऐसे दुनिया भर में कई और डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं इन फोर्सेस की वजह से। अब मैं उस चीज़ पे आ जाता हूँ, उस बात पे आ जाता हूँ जो मैंने आप इस लेक्चर की स्टार्टिंग में की थी, कि जो अटाकामा डेजर्ट है उसमें कैसे हम जो वहाँ की उसकी सैंक्टिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसे कैसे पॉल्यूट करके लॉस पहुँचा रहे हैं, उस पर आते हैं। तो पहले तो वो न्यूज़ की बात करते हैं। जो न्यूज़ थी, न्यूज़ ये थी कि जो चाइल्ड या पेरू या बोलीविया में जो भी क्लॉथ वगैरह फैशन इंडस्ट्री की वजह से आते हैं, वो मैक्सिमम उसमें से कुछ 40% ये यूजलेस होते हैं, फालतू का फैशन डिज़ाइन होता है। उन्हें कहाँ ये फेंक जाते हैं, सीधे उठा के 3 कंट्रीज़ में फैला हुआ है ये डेजर्ट, तो वहाँ उठा के कहाँ पे फेंक जाते हैं, इस अटाकामा डेजर्ट में। तो अब अटाकामा डेजर्ट की बात करते हैं, जो कि ना हिंदू ने की थी ना इंडियन एक्सप्रेस ने, उन्होंने सिर्फ न्यूज़ बता रखी थी कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को क्या लॉस है या बाकी क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं इससे। अपार्ट फ्रॉम कि हम ये वेस्ट तो कर ही रहे हैं जो रिसोर्सेज हैं क्लॉथ बनाने में और बाकी सब में, पर वहाँ के जो अटाकामा डेजर्ट है, जो कि ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ है, क्या है, ड्राइएस्ट अटाकामा डेजर्ट इज़ द ड्राइएस्ट। प्लीज़ इसे याद रख लीजिए, इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो ये पूछेंगे अटाकामा कहाँ है, या फिर पूछेंगे कि ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो वो है अटाकामा डेजर्ट। हमने बात इसकी पहले भी की थी जब मैंने आपको मानसून या जो फैक्टर्स समझा रहा था जिन पर रेनफॉल डिपेंड करती है। तो अभी यहाँ देख लेते हैं पहले तो कि है कहाँ।
तो अटाकामा डेजर्ट की हम बात करें तो वो आप ये देखिए, ऐसे करीब जो वेस्टर्न कोस्ट है साउथ अमेरिका की, जो चिली बोल लो, जो मर्जी हो, बोलीविया एंड पेरू, इन तीनों कंट्रियों में इसका एक्सटेंशन है अटाकामा डेजर्ट का। और ये तीनों कंट्रियाँ यहाँ क्या कर रही हैं, डंप कर रही हैं। ये देख लिया आपने मैप, प्लीज़ याद रखिए, लोकेशन भी पूछ लेते हैं। आप सोच रहे होंगे ओशन के इतने पास होने के बावजूद भी ये डेजर्ट कैसे है, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो विंड ईस्टर्न साइड से आती हैं इस कंटिनेंट पे, उनका सारा पानी कहाँ तक ड्राई हो जाता है, जो एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं। बाकी जो बचा खुचा है वो भी एंडीज के ऊपर चढ़ते चढ़ते तक ख़त्म हो जाता है। और ये जो पोर्शन है, जब यहाँ विंड डिसेंड करती हैं, नीचे उतरती हैं, तो विंड गर्म हो जाती हैं, और जो इसका भी वाटर है, यहाँ भी जो ह्यूमिडिटी अवेलेबल है उसे भी सोख लेती हैं। तो इस वजह से यहाँ डेजर्ट बना हुआ है। और यहाँ पे जो भी वाटर थोड़ा बहुत अवेलेबल होता है वो किसकी वजह से, जो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी रहती है एयर में ओशियन की वजह से, उसकी वजह से बचा खुचा रहता है। अब देख लेते हैं यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बात। जिस लोग क्या समझते हैं, डेजर्ट्स आर वेस्ट लैंड, है ना, इनका कोई यूज़ नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हर एक बायोम, हर एक लैंड फॉर्म की अपना बायोम रहता है, अपनी डाइवर्सिटी रहती है पर्टिकुलर, और वो हमें सेव करनी है। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम दो चीज़ों की बात कर सकते हैं, एक तो फ्लोरा एंड अदर इज़ फोना। फ्लोरा मतलब जो भी प्लांट एंड प्लांट रिलेटेड स्पीसीज जो वहाँ पाई जाती हैं वो क्या हैं, और जो फोना मतलब एनिमल। ये याद रखिए, फ्लोरा एंड फोना का क्या मतलब होता है, प्लांट एंड एनिमल। तो वो देखते हैं। यहाँ पे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्रोइंग डेजर्ट ट्री पाया जाता है। यहाँ पे कई सारे फ्लावर्स भी खिलते हैं। और कुछ 200 साल पहले जब मॉडर्न मशीन्स नहीं आई थी, तब वहाँ पे कुछ ओपन फॉरेस्ट भी थे, जो स्पार्सली पॉपुलेटेड ट्री थे, मतलब कि दूर दूर ट्री थे और ग्रास भी खड़े हुए थे। ये कैसे सस्टेन हो पाते थे, ये जो ओशन से जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसकी वजह से सस्टेन हो पाते थे। फर्दर अगर आपने कभी BBC या नेशनल ज्योग्राफी इन सब की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो वो दिखाएंगे कि अटाकामा डेजर्ट है वो कितने मिलियंस ऑफ सी वर्ड्स को हार्बर करता है। सी वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि डिपेंडेंट मेनली किस पे होते हैं, सी पे रहते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, लेकिन वो जो भी उन्हें अंडा देना है या रिप्रोडक्टिव चीज़ें करनी है या शेल्टर लेना है, उसके लिए वो लैंड पे आ जाते हैं। तो ये इसको भी हार्बर करता है। फोना की और बात करें तो लिजार्ड से लेके, चींटी से लेके बहुत सारे पक्षी जो कि वहाँ की जो साल्टी वाटर्स हैं उनमें विजिट करने आते रहते हैं, जैसे इंडियन फ्लेमिंगो। तो ये सारे वहाँ बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। और डेजर्ट की एक और ख़ास बात रहती है, 2-3 चीज़ें मैं आपको डेजर्ट की बताना चाहता हूँ, क्योंकि डेजर्ट की एक ख़ास बात ये रहती है कि जितनी लाइफ सरफेस के ऊपर नहीं दिखेगी डे टाइम में आपको, उतनी वहाँ अंडर दिखेगी। स्नैक्स से लेके लिजार्ड, स्कॉर्पियन और बहुत टाइप के रेप्टाइल्स, मैमल्स आपको अंडर, इंसेक्ट्स अंडर सरफेस दिखेंगे, जो कि सैंड में बरो करके जो दिन की गर्मी से बचने के लिए इसके अंदर चले गए। जैसे ही रात होगी ये सारे एक्टिव हो जाएंगे और बाहर निकल के अपने अपने जो भी खाने पीने या रिप्रोडक्टिव काम है वो करने लगेंगे। तो अगर आपको सच में एक्सप्लोर करना है तो प्लीज़ BBC वगैरह की कुछ देखिए, डेजर्ट की बायोडाइवर्सिटी कैसे होती है। That's it for today's lecture.